हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं 1.5 साल से आईबीएस से सफ़र कर रहा हूं। तो आज इस वीडियो में आईबीएस क्या है, क्या आपको भी तो आईबीएस नहीं है, इसके बारे में चर्चा करें। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से आजकल बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें आईबीएस है। जब उनको इस बार में पता नहीं है कि उनको आईबीएस है तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। आइए इसका सिम्टम समझते हैं। अगर आपको भी लंबे समय से बहुत ज़्यादा पेट में गैस, ब्लोटिंग, खाना खाते ही वॉशरूम जाना, दिन में 2-3 बार 4 बार वॉशरूम जाते हैं खाना खाते ही, फिर स्टूल में म्यूकस आना, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट मोशन, मीन्स जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि मेरा पेट क्लियर नहीं हुआ, बार बार जाने का मन करता है। फिर कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जब आप बाथरूम जाते हो, स्टूल पास करते हो तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही हार्ड आता है और लास्ट वाला पार्ट थोड़ा नॉर्मल आता है और स्टूल में आपको कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें बताने में थोड़ा अजीब तो लगता है, हेजिटेशन भी महसूस होता है, पर किसी को तो आगे आना होगा, खुलकर ये सब चीज़ बताना होगा, तभी तो लोग अवेयर हो सकते हैं इस बीमारी से, तभी तो लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इस बीमारी का। आईबीएस 3 तरह का होता है, आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। आईबीएस सी में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, बहुत दिन से स्टूल पास नहीं होता, 2-3 दिन हो जाता है, पेट में गैस बना हुआ रहता है, ब्लोटिंग महसूस हमेशा आप करते रहते हो। आईबीएस डी मीन्स डायरिया, आपको डायरिया का सिम्टम देखने को मिलता है, आप बार बार स्टूल पास करते हो, खाना खाते ही आपको बाथरूम जाना पड़ता है। आईबीएस एम मतलब आपको आईबीएस मिक्स, आपको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन भी है, डायरिया भी है, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। तो ये सारे सिम्टम अगर आपको दिख रहे हैं बहुत लंबे समय से तो आपको आईबीएस हो सकते हैं। जब ये सारे सिम्टम किसी लोग में दिखने लगता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर विजिट करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर उन्हें पता चलता है कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, फिर वो गैस्ट्रो के पास जाते हैं। तो गैस्ट्रो बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, जैसे इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, स्टूल टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट जैसे बी विटामिन, ये सारे टेस्ट गैस्ट्रो लिखते हैं, पर सारा टेस्ट नॉर्मल आता है। तो जब सारा टेस्ट नॉर्मल आता है तो गैस्ट्रो बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारो, ये बीमारी सिर्फ लाइफस्टाइल ख़राब होने से हुआ है, ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया ठीक हो जाएगा, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करो। और आप अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा कर देख लेते हैं, पर कुछ वर्क नहीं करता है। उसके बाद आप डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कौन सा बीमारी मुझे हो गया जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। और जैसा कि ये सब सारे सिम्टम आप में दिखने लगता है, जैसे गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, म्यूकस आना, कॉन्स्टिपेशन, तो आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा ही ख़राब हो जाता है, तो आप खाना भी नहीं खाते हो, तो आपका वेट भी लॉस होते रहता है। और जब वेट लॉस होता है तो एक इंसान अलग ही फेज़ में चला जाता है। वो ना घर से बाहर निकलता है, स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है। तो जब वो गैस्ट्रो के पास जाता है और गैस्ट्रो सारा टेस्ट नॉर्मल आता है तो उसे लगता है कि पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया, कोई बड़ा बीमारी तो नहीं हो गया, कोई कैंसर, अल्सर ऐसा बीमारी तो नहीं हो गया जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर वो गैस्ट्रो पे गैस्ट्रो चेंज करते रहता है, बहुत सारे गैस्ट्रो चेंज करता है, फिर भी उसको कोई भी फ़ायदा उसे नहीं दिखाई पड़ता है। तब वो और भी ट्रीटमेंट की ओर जाता है, जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेदा, न्यूरोथेरेपिस्ट, न्यूरोथेरेपी सारे जगह वो चला जाता है और परेशान हो जाता है। तो उसके बाद भी ये सारे सिम्टम नहीं जाते हैं। तो एक्चुअल में ये पेट का समस्या है ही नहीं। हम लोग का दिमाग से एक गट का कनेक्शन है,
तो ये सारी समस्या हमारे मन का, हमारे दिमाग का है। आईबीएस का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। आइए एक डायग्राम के सहारे समझते हैं कैसे स्ट्रेस हम लोग को आईबीएस तक ले आता है। देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग कुछ माउथ से खाते हैं, तो वो खाना फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को ब्रेक डाउन करता है और फिर फर्दर उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उस खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। पर यहाँ पे क्या है ना कि हमारे कोलन का डायरेक्ट कनेक्शन एएनएस से है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये हार्ट बीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, एएनएस का काम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है हार्ट बीट, ब्रीदिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करना। तो आप इतना डीप में नहीं जाते हैं, एएनएस को छोड़ देते हैं। आप बस इतना समझिए कि हमारा कोलन का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है। ठीक है, ब्रेन ही सिग्नल भेजता है। जैसे हम लोग को चोट लगता है, ठीक है, तो हम कौन सिग्नल भेजता है? हम लोग को ब्रेन ही तो भेजता है कि चोट लगा है। हम लोग सुनते हैं, कुछ सुनते हैं तो फील कहाँ करते हैं? सबसे पहले सिग्नल जाता है ब्रेन में, तो वहीं से सब कुछ फील करते हैं। ठीक है, या सुनते हैं या कोई भी चीज़ जब हम लोग महसूस करते हैं तो वो ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। अगर ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो हम लोग कुछ फील महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आप इस तरह से समझिए कि बारिश आने वाली है। ठीक है, अगर बारिश आने वाली है, आपको पता लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे और सोचोगे कहीं जल्दी से भागकर छिप जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा घर या मकान ऐसा ढूंढने लगोगे कि जल्दी से जाकर छिप जाते हैं वहाँ। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हमारा हार्ट बीट तेज़ रहता है, ब्रीदिंग तेज़ रहता है, तो खाना फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक बहुत जल्दी घबरा कर बहुत जल्दी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बिना डाइजेस्ट किए हुए हड़बड़ा कर बाहर कॉलोन से भी लार्ज इंटेस्टाइन से भेजता और एनएस के थ्रू निकल जाता, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, डायरिया हो जाता है हम लोग को, जिसे आईबीएस डी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बारिश होने वाला है, या तो आप घबरा कर भागोगे या नियर कहीं आप एक घर ढूंढोगे जहाँ आप अच्छे से शेल्टर हो सकते हो। ठीक है, तो वहाँ रुकने के लिए एक आप नियर घर ढूंढोगे। तो जब क्या होता है ना कि जब आप नियर बाई घर ढूंढोगे तो यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस। स्टमक में खाना जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे ब्रेक डाउन करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही देर में लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मीन्स आईबीएस सी। बहुत परेशानी होती है आईबीएस सी में, हम लोग को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। खाना मीन्स बाथरूम आप 2-3 दिन में जाते हो स्टूल पास करने। तो ये है प्रॉपर तो आपने ये समझा कि हमारे कोलन का कैसे एनएस से यानी हमारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा दिमाग का, हमारा ब्रेन का एक गट से कनेक्शन रहता है, जिससे आईबीएस होता है। तो आईबीएस का सबसे बड़ा ही रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, और ये ज़्यादातर यंग लोगों में ही देखा जाता है। तो यंग पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं इन सब चीज़ों का। आजकल तो ज़्यादा यंगस्टर रिलेशनशिप, अपने करियर को लेकर परेशान रहते हैं, जिससे आईबीएस होता है। तो जब आईबीएस स्ट्रेस होता है तो इंसान उस टाइम एक डिप्रेसिव फेज़ में चला जाता है। जब वो डिप्रेसिव फेज़ में जाता है तो उसे पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सब देखने को मिलता है। सुसाइडल थॉट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आने लगता है उसके दिमाग में।
उसे किसी से मिलने का मन नहीं करता है, सबसे अलग हो जाता है, सिर्फ़ एक रूम में रहता है, बंद रहता है, ना किसी से बात करने का मन, ना किसी से मिलने का मन, ना कोई फंक्शन अटेंड करने का मन। और सुसाइडल थॉट तो नॉर्मल है भाई, सुसाइडल थॉट तो इतना आता है ना, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, पेट में मरोड़ रहता है, हमेशा दर्द रहता है, हमेशा डायरिया रहता है, और बहुत सा चीज़ वो डाइट में बहुत सा चेंजिंग करता है, फिर भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं दिख पाता है, और फिर उसको लगता है पता नहीं क्या हो गया, और वो टेंशन ले जाता है और एक डिप्रेसिव फेज़ में चला जाता है। तो भाई अगर ये सारे सिम्पटम आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि आईबीएस का ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास ही है। आप उनसे जाइए, आप अपना सारा प्रॉब्लम एक पन्ने पे लिख लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे ना बोल नहीं पाओगे, बहुत सारा चीज़ जो है ना आपको याद नहीं रहेगा। तो आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, सारा सिम्पटम आप अपना लिख लीजिए कि मुझे इस तरह से डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर स्टूल में म्यूकस आ रहा है, भूख नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, बात करने का मन नहीं करता है, कहीं घूमने का मन नहीं करता है, सुसाइडल थॉट आता है, लगता है हम किसी काम का नहीं, पैदा ही क्यों हुए हैं। अगर ये सारे सिम्पटम अगर आप जूझ रहे हैं तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट के पास ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। मैं पिछले 25 दिनों से साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अपना 1.5 साल वेस्ट करने के बाद, बहुत सारे गैस्ट्रो से मिलने के बाद, बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद, बहुत हेम्योपैथ का दवाई खाने के बाद, आयुर्वेदा, सारा चीज़ करने के बाद मैं पिछले 25 दिन से साइकियाट्रिस्ट से एक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर नीलेश। मैं किसी डॉक्टर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप किसी से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर हाँ याद रखिए कि उन्हें आईबीएस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। आप 1 महीना ट्रीटमेंट लेकर देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। आप पॉजिटिव आपके दिमाग में बात आएंगे, आपको नींद अच्छा आएगा, क्योंकि आईबीएस में ना जब ये सब सिम्टम से लोग जूझ रहे होते हैं तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ उनका गुजर रहा होता है, तो उन्हें नींद भी आना बंद हो जाता है। और नींद जब स्लीप साइकिल किसी का डिस्टर्ब होता है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान क्या ही कर सकता है, ना वो पढ़ पाता है, ना लिख पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है। तो आप प्लीज़ जाकर साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। मैं पिछले 25 दिनों से साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मुझे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे मेरा डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, भूख बहुत लगता है, स्लीप साइकिल पहले से बेहतर हो गया है। और 25 दिन में ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। तो आप मेडिसिन पे स्टिक रहिए। अगर आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आता है तो आपको आईबीएस ही है। अगर आपको डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको आईबीएस है, आपका सारा टेस्ट नॉर्मल है, तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। आप वहीं गैस्ट्रो से दिखाना बंद कीजिए, डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आईबीएस है ना, पेशेंस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस इसमें दिखाएंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस से आप ट्रीटमेंट लेंगे, जितना पेशेंस से आप दवाई खाएंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन दवाई खाएं, आपको साइकियाट्रिस्ट का मेडिसिन से थोड़ा बहुत तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो आप साइड इफ़ेक्ट से डर जाओ। नहीं भाई, वो दवाई बना ही है आपको ठीक करने के लिए। आप उसका साइड इफ़ेक्ट से डर के आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू ना करें। आप कम से कम 1 से 1.5 साल ज़रूर मेडिसिन खाएं, आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब डे बाय डे जब आपको धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ भाई अब ठीक हो रहा है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर हो सकता है कि आपको 1 महीना 2 महीना तक आपको उतना चेंजिंग नहीं देखने को मिले, उतना सुधार ना मिले, तो आपको हताश होकर, निराश होकर डिसकंटिन्यू नहीं करना है। आपको ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है, दवाई नहीं छोड़ना है, बस आप सच्चे लगन से, मेहनत से लगे रहो। ज़रूर आप सब आईबीएस से निकल पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।